सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सुभाष साइंस गाइड, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जे थॉमसन का मॉडल बताया था। उस मॉडल के अलावा उस वीडियो पर एक कमेंट आया था कि आपने कणाद के बारे में कुछ बताया नहीं। महर्षि कणाद, जब भी हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं तो महर्षि कणाद का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन परमाणु की खोज का श्रेय डाल्टन को दिया जाता है। डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण है, जबकि डाल्टन से कई वर्षों पहले हमारे भारत के महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बता दिया था, लेकिन उनकी खोज को श्रेय नहीं मिलने के कारण आज हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले कुछ अदर नॉलेज। रदरफोर्ड कौन था? रदरफोर्ड एक रसायन विज्ञानी था जिसका जन्म 1871 में 30 अगस्त 1871 को रदरफोर्ड का जन्म हुआ था। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी थे। इन्होंने ही अल्फा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की जो तरंगें थी, इन तीनों का विभाजन रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा, बीटा और गामा। इनके लिए इनको 1908 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार इनको 1908 के अंदर मिला था। किस चीज के लिए मिला था? अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की तरंगों का इन्होंने वर्गीकरण किया था। तीनों तरंगों को वर्गीकृत इन्होंने किया था। ठीक है, ये रदरफोर्ड के बारे में। और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन का जो मॉडल था, उनकी कमी को दूर करते हुए, उनकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग था सोने की पन्नी पर, स्वर्ण पत्र पर। ठीक है, इन्होंने प्रयोग कैसे किया तो देखो, सबसे पहले इन्होंने एक स्वर्ण पन्नी, मतलब सोने की पन्नी ली थी और इसके चारों तरफ ZnSO4 जिंक सल्फेट लेपित परत ली थी। जिंक सल्फेट लेपित एक परत ली थी और इस सोने की पन्नी पर उछार करने के लिए अल्फा कणों का स्रोत लिया। सबसे पहली चीज, अब आपके मन में 3 प्रश्न उठ रहे होंगे। ये तो केवल अदर नॉलेज के लिए, इनका मॉडल में ये नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं। अब आपके मन में 3 प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला ये कि इन्होंने सोने की ही पन्नी क्यों ली, दूसरा ये जिंक सल्फेट लेपित परत ही क्यों ली, और तीसरी ये अल्फा कणों का स्रोत ये ही क्यों लिया। इनके अलावा दूसरा, जैसे चांदी की पन्नी भी ले सकते थे। तो सबसे पहले जवाब देता हूँ, सोने की पन्नी इन्होंने क्यों ली? क्योंकि सोने की पन्नी के जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास कण होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी का चयन किया था। दूसरी चीज, जिंक सल्फेट लेपित परत ही इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि अल्फा कण जब इससे टकरा के यहाँ पर टकराएंगे इससे, तो चमक उत्पन्न करेंगे। इसलिए इन्होंने जिंक सल्फेट लेपित परत का इस्तेमाल किया था। जब अल्फा कण इस पे टकराएंगे तब चमक उत्पन्न होगी और हमें पता चलेगा कि अल्फा कण कहाँ कहाँ जाके टकराया है। ठीक है, और तीसरा ये अल्फा कणों का स्रोत। ठीक है, अल्फा कणों के स्रोत में इन्होंने एक साथ अनेकों कणों की बौछार करने की क्षमता होती है, इसलिए अल्फा कणों का स्रोत इन्होंने लिया था। अब रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के अंदर सोने की पन्नी, ये सोने की पन्नी और ये जिंक सल्फेट लेपित परत इन्होंने काम में ली थी। ठीक है, यह है जिंक सल्फेट लेपित परत, ये वाली, और ये अल्फा कणों का स्रोत इन्होंने काम में लिया था। अब बात करते हैं, इन्होंने देखो अब इसको लिखना कैसे है। अगर कोई लिखना चाहता है तो इसको लिखेगा कैसे? सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली, इस सोने की एक पतली
पन्नी ली, पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फेट लेपित एक परत का आवरण या परत रखी, इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज आएगी प्रेक्षण। इतनी सी चीज लिखने के बाद प्रेक्षण लिखना है। प्रेक्षण के अंदर हमें 3 बिंदु मिलेंगे। दूसरी चीज हमें लिखनी है परिणाम या कह दो निष्कर्ष। और तीसरी चीज हमें मिलेगी इनका जो मॉडल है, मॉडल के बिंदु या मॉडल के नियम। पहले प्रयोग करेगा तभी तो देखेगा। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? देखना। कोई प्रयोग करेगा तभी तो उसे कुछ दिखाई देगा। जब जैसे ही उसे कुछ दिखाई देगा तब वो क्या निकालेगा? निष्कर्ष निकालेगा, परिणाम निकालेगा कि जब मैंने ऐसा किया तो क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद वो अपना क्या देगा? नियम देगा। ठीक है, इतना सा लिखने के बाद सबसे पहले हमें प्रेक्षण लिखना है। जैसे ही इसने अल्फा कणों की इस पर बौछार की थी तो पहला प्रेक्षण आ गया, अधिकांश कण अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। सीधे बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। ठीक है, अब जैसे इसने बौछार की तो कुछ कण ऐसे, कुछ कण ऐसे, कुछ कण ऐसे, ऐसे ऐसे करके कण यहाँ पर टकराते गए, चमक उत्पन्न करते गए। और जैसे उन्होंने चमक उत्पन्न की तो पता चला कि यहाँ पे अल्फा कण टकराए, यहाँ अल्फा कण टकराए, यहाँ अल्फा कण टकराए। सबसे पहला प्रेक्षण उन्होंने क्या निकाला? अधिकांश कण सीधा ही निकल गए। तो ये था परमाणु, और परमाणु पर ये हुई अल्फा कणों की बौछार। और जैसे ही बौछार हुई तो ये वाले अधिकांश जो कण हैं, ये अधिकांश कण सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। विचलित का मतलब होता है तिरछे, आड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा। ठीक है, और ये 2 कण ऐसे चले गए और एक कण था जो ऐसे आ गया। ठीक है, पहला है अधिकांश कण सीधे निकल गए, मतलब ज्यादातर की चमक इस एंगल पर बहुत ज्यादा हुई थी अल्फा कणों की बौछार। क्यों? खाली था तो सीधे निकल गए। दूसरा इसके अंदर निष्कर्ष निकाला, कुछ कण 45 डिग्री के कोण पे विचलित हुए। कुछ कण क्या हुआ है? 45 डिग्री के कोण पर विचलित हो गए। अब यहाँ पे हम लोग कोण का मान लिखे तो भी बढ़िया और ना लिखे तो उससे भी बढ़िया। वो इसलिए क्योंकि हमें केवल यहाँ पर इतना बताना है कि कुछ कण कुछ डिग्री के कोण से विचलित हो गए। यहाँ पे कोण का नाम ना लिखो तो भी चलेगा। और तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये, तीसरी बात उसने क्या देखी कि केवल 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री के एंगल पे आया। मतलब जैसे यहां से गया और यहां पे टकरा के वापस यहां पे आ गया। अब कुछ कण सीधे गए तो ये लो, ये कुछ कण सीधे निकल गए। ठीक है, अधिकांश कण का बोला, ये अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरा बोला कुछ कण 45 डिग्री के कोण से विचलित हुए, तो ये विचलित होना बता दिया। और तीसरा केवल 20,000 में से केवल एक अल्फा कण 180 डिग्री के एंगल से वापस आया। ये वाला कण केवल एक, इतने सारे अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण कहाँ आया? 180 डिग्री के एंगल से वापस आया। अब देखो रदरफोर्ड को उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी कि अब जे थॉमसन का जो मॉडल था उसके आशा के अनुरूप मुझे परिणाम मिलेगा। लेकिन जब इसने ये प्रयोग किया तो ये बिल्कुल जे थॉमसन के विपरीत परिणाम इसको मिल गए। क्योंकि जे थॉमसन ने क्या बताया था? परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दशे हुए होते हैं। जबकि अगर ये परमाणु धनावेशित गोला होता तो इसमें से अधिकांश कण निकलते थोड़ी सीधे। धनावेशित कण से टकरा के वापस अल्फा कण कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं ना। आगे तो ये तो था प्रेक्षण। सबसे पहले इसके बारे में लिख दिया कि रदरफोर्ड ने ये लिया, फिर इसका प्रेक्षण लिख दिया। अब इसके परिणाम, निष्कर्ष, अब इस आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले। अब प्रयोग तो उसने कर लिया, रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आ गया।
अब उसने जो सोचा वो तो हुआ ही नहीं, और ये तो हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम भी जो सोचते हैं वो तो कभी होता है नहीं, जो हम लोग नहीं सोचते वो तो हो जाता है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही इसी के साथ हुआ। तो इसने क्या किया, अब इसने परिणाम निकाला इसने। अब देखो क्या निकाला परिणाम, अब इसका निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट क्या निकाला। पहला परिणाम इसने दिया, जैसे इसने परिणाम निकाला मतलब जो निष्कर्ष निकाला था वो निष्कर्ष हो गया ये कि ज्यादातर परमाणु का भाग क्या होता है, खाली होता है। ये लो, अब ये तो जाहिर सी बात है भाई, परमाणु में से अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर गए, बिना कोई रुकावट के ही गुजर गए, तो फिर उसमें अधिकांश भाग क्या है, खाली हो गए। दूसरा, कुछ कण विचलित हुए तो इसने निष्कर्ष निकाला कि जो धनावेशित भाग है, वो परमाणु के केंद्र में होता है। जिसे नाभिक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग सभी जानते हैं, ये परमाणु, ये धनावेशित भाग, इसे ही तो हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है, अब तीसरी चीज, और उसने ये बताया कि 20,000 कण में से केवल अकेला बंदा वापस आया 180 डिग्री के कोण से। तो इसने निष्कर्ष निकाल के बताया कि ये जो कण वापस आया है, अब इसने बताया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁵ तक होती है। अब ये लो, अब इसने अपने परिणाम दिए, पहले प्रेक्षण दिए, प्रेक्षण के बाद परिणाम निष्कर्ष निकाल दिए, और अब इसके बाद इसने सेम इसी की तरह मिलते जुलते यही वाले इसने अपने मॉडल में नियम दे दिए। क्या नियम दे दिए इसने नियम दे दिया कि ये जो परमाणु का जो भाग है वो ज्यादातर भाग क्या होता है, खाली। दूसरा क्या होता है, दूसरा नियम इसने क्या दिया कि परमाणु के अंदर एक छोटा सा नाभिक होता है जो कि परमाणु से छोटा होता है, इसी के अंदर धन आवेशित भाग भरे होते हैं, और बाकी का जो भाग हो गया वो क्या हो गया, खाली। तीसरा नियम इसने क्या दे दिया, परमाणु के अंदर नाभिक होता है और जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻5 होती है। अब ये भाई साहब ने अपना, रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना ये जो मॉडल था ये तो दे दिया, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी, और वो कमी है ये वाली कमी। और इसी के साथ आपका रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो कंप्लीट क्लियर होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इनकी कमी बता देते हैं। एकमात्र कमी रह गई थी इनके अंदर, जो ये समझाने में बिल्कुल असफल हो गए थे। ठीक है, और वो कमी थी ये, आप देखो इन्होंने ये तो बता दिया कि धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में होता है, बिल्कुल हमने मान लिया, इन्होंने बोला और हमने मान लिया। लेकिन अब इनके परमाणु के अंदर ऋणावेशित भाग मतलब इलेक्ट्रॉन, वो भी तो होता है, वो कहाँ जाएगा। तो इन भाई साहब की जो कल्पना थी उनमें अंदर इन्होंने केवल ये बताया कि इलेक्ट्रॉन बार बार चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बार परमाणु के बाहर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल हम लोगों ने मान लिया, आपने बोला तो हमने माना। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने बोला ये जो इलेक्ट्रॉन है लगातार परमाणु के बार बार तक चक्कर लगाएगा, तो इनके चक्कर लगाने के कारण इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है उसमें कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो विकिरित हो जाएगी। इसी विकिरण के कारण एक समय ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणु के बाह्य कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। धीरे धीरे ऊर्जा में कमी आएगी तो ये बिल्कुल मध्यम गति से घूमने लगेगा, बिल्कुल लूज मोशन हो जाएगा इसको। ठीक है, तो अब इसको क्या है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अंत समय में नाभिक के अंदर गिरना चाहिए। कहाँ गिरना चाहिए? नाभिक के अंदर ये गिरना चाहिए। और जैसे ये नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो परमाणु क्या हो जाएगा भाई? अस्थायी। परमाणु क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। वापस बता दूं, मैं जानता हूं आपको समझ में नहीं आया तो वापस बता दूं। रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु के बाह्यतम भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के कारण ऊर्जा विकिरित हो जाती है या ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा विकिरित हो जाती है या ऊर्जा में कमी आती है। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बिल्कुल कम हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा और परमाणु स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार अगर हम इसको माने तो परमाणु क्या होता है? अस्थायी। लेकिन हम सभी को पता है परमाणु क्या है? स्थायी है। स्थायी का मतलब इसमें क्या है? जो ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉनिक वो नष्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब ये केवल बाह्य भाग में ही चक्कर लगाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि इलेक्ट्रॉन विकृत होते हैं और विकृत होने के कारण इनकी ऊर्जा में कमी आती है और कमी आने के कारण अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस कमी को दूर किया था नील्स बोर। और एक और बात बता दूं, जो जे थॉमसन था, ये जो जे थॉमसन था, इस थॉमसन का चेला था, मतलब शिष्य था रदरफोर्ड। और जो रदरफोर्ड का चेला आने वाला आगे वो नील्स बोर वो आएगा। और बोर के बाद हम लोग खाएंगे बहुत सारे बोर। ठीक है, अब अगर ये वीडियो समझ में ना आया तो एक बार फिर से देख लेना इसको। एक बार देखो, 2 बार देखो। अगर क्वालिटी सही ना दिखे तो आप अपने फ़ोन की क्वालिटी को सही करें। ठीक है, धन्यवाद।